देश जिस हाल में है उसमें सरकार को खर्च करना है और खर्च भी थोड़ा बहुत नहीं बहुत करना है। इस पे कोई बहस होने की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए इस बार बजट का पहला सवाल यह है कि पैसा आएगा कहां से और जाएगा कहां। जाने के रास्ते तो आपको मालूम है हजार हैं, लेकिन इस वक्त वित्त मंत्री का सबसे बड़ा सिरदर्द है कि पैसा आए कहां से। सरकार की कमाई का जो सबसे बड़ा रास्ता है वो है टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी वो जो टैक्स कमाने वाला या जो लेन देन करता है वो सीधे भरता है और उसका बिल वो किसी और दूसरे के नाम नहीं फाड़ सकता। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें इनकम टैक्स शामिल है, जो कंपनियों पर लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स या कंपनियों का इनकम टैक्स है वो शामिल है। कैपिटल गेन्स टैक्स भी ऐसा ही एक टैक्स है। और काफ़ी पहले जो खत्म हो चुके हैं टैक्स, वेल्थ टैक्स और स्टेट ड्यूटी या मृत्यु कर, ये भी ऐसे ही टैक्स थे। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? वो हैं जिनका भुगतान तो कोई करता है लेकिन उसके बाद वो किसी और से उसे वसूल लेता है। जैसे जीएसटी है, एक्साइज है, कस्टम ड्यूटी है। इसे सरकार को तो व्यापारी भरता है, या आप जिस दुकान से सामान खरीदते हैं वो आप देखते हैं कि पहले कंपनी ने जीएसटी भरा, फिर कंपनी ने अपने डीलर से जीएसटी लिया, डीलर ने अपने स्टॉकिस्ट से जीएसटी लिया और स्टॉकिस्ट ने आखिर में रिटेलर से लिया। और जब दुकान पे आप गए तो आपने जब सामान खरीदा उसके साथ भी जीएसटी जुड़ा हुआ है। इसी तरह आजकल तो आप सीए को फीस दीजिए, वकील को फीस दीजिए, डॉक्टर को फीस दीजिए, अगर वो रसीद देते हैं तो उसके साथ उसका जीएसटी आ जाता है। और टैक्स के अलावा भी सरकार के पास कमाई के कुछ रास्ते हैं। ये सबसे बड़ा रास्ता हुआ टैक्स, लगभग 65% कमाई सरकार की टैक्स से होती है। लेकिन बाकी रास्ते क्या हैं? तो एक बड़ा रास्ता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का अर्थ है वो आमदनी जो कमाई तो है, रेवेन्यू है, यानी सरकार की सीधी कमाई है। पुरानी जुबान में जैसे सरकार लगान लेती थी वो समझिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही लंबी लिस्ट है। जैसे आप सरकार की जितनी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं उनकी फीस है। बिजली हो, टेलीफोन हो, गैस का बिल हो, इन सब में एक छोटा सा हिस्सा सरकार का होता है, क्योंकि सरकार एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जिससे ये सारी सुविधाएं चल रही हैं। इसी तरह तमाम चीज़ों पर रॉयल्टी मिलती है सरकार को, जैसे वो खदानों में मिनरल पर, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। पेट्रोलियम निकलता है, गैस निकलती है, उस पर लाइसेंस फीस जो सरकार तरह तरह की लेती है वो है। फिर राज्य सरकारों को जो कर्ज दिया जाता है उस पर ब्याज मिलता है। अगर किसी और को कर्ज दिया हुआ है उस पर जो ब्याज मिल रहा है। रेडियो और टीवी के लाइसेंस हैं। सड़कों का, पुलों का जो टोल टैक्स लगता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में आता है। अब अगर आप किसी म्यूनिसपैलिटी में घुसते हैं वहाँ टोल टैक्स देते हैं, जो अब ज़्यादातर जगह बंद हो चुका है, वो नहीं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दायरे में जितने टोल टैक्स हैं वो किसी केंद्र सरकार को जाते हैं। इसी तरह पासपोर्ट की फ़ीस है, वीज़ा की फ़ीस है, ये सब आती है, ये भी इसी नॉन टैक्स रेवेन्यू में शामिल है। और सरकारी कंपनियों के मुनाफे का हिस्सा, जो सरकारी कंपनियां डिविडेंड देती हैं उसमें अपने मुनाफे में से हिस्सा देती हैं। और बीच बीच में आपको खबर सुनने को मिलती रहती है कि रिजर्व बैंक से सरकार ने पैसा ले लिया, ट्रांसफ़र ले लिया, तो वो भी इसी में आता है। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इन सब में थोड़ा थोड़ा पैसा आता है, बहुत बड़ी बड़ी रकम नहीं आती हैं, इसलिए कुल मिलाकर फिर भी ये छोटी रकम नहीं है। और एक रास्ता और है जिसको कहते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट कैपिटल रिसीट का अर्थ है ये कैपिटल रिसीट है, सरकार के खाते में आने वाला पैसा है, पूंजी खाते में आ रहा है। पूंजी खाता क्या होता है? वो खाता जिससे आने वाली रकम से कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है। रेवेन्यू में जो आया वो सरकार का अपना हो गया, उसमें से कोई भुगतान देना नहीं है, चुकाना नहीं है। लेकिन कैपिटल रिसीट में ये लायबिलिटी बनती है। इसमें क्या क्या आता है नॉन डेट कैपिटल रिसीट में? जो सरकार राज्य सरकारों को या दूसरे देशों को कर्ज देती है, हालांकि ये नॉन डेट कैपिटल रिसीट है, कर्ज नहीं है, आप समझिए, लेकिन जो राज्य सरकारों को या दूसरे देशों को कर्ज दिया जाता है, जब वो वापस आता है, जब वो कर्ज पूरा लौट के आता है, उस वक्त वो इसी खाते में लौट के आता है। और जो सबसे बड़ी बात है इस खाते की, वो है कि यहाँ आता है डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा। और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में इस खाते की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। पिछले साल के यानी 19-20 के बजट में 3% था ये बजट की कुल कमाई का हिस्सा, और इस साल यानी 20-21 में ये 6% हो चुका था।
अगर सरकार कोई नई कंपनी बाजार में लिस्ट करवाए या सरकार को बोनस शेयर मिले, यानी कंपनी बोनस शेयर इशू करे सारे शेयर होल्डर्स को और सरकार को भी मिले, वो भी इसी खाते में आते हैं। तो जितनी सारी सरकारी कंपनियों की खबरें आप सुनते हैं कि वो बिकेंगी, बिकने जा रही हैं, वो सारा पैसा इसी खाते में आना है। अब ये सब भी कर लिया और इसके बाद भी जो खर्चा करना है वो पूरा न पड़े तो क्या किया जाएगा? तो उसका इलाज क्या निकलता है कि सरकार लेती है कर्ज। कर्ज के बहुत सारे रास्ते हैं और उसके फायदे भी हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई व्यापारी है, दुकानदार है, या हम आप घर खरीदने के लिए लोन ले लेते हैं, कार खरीदने के लिए भी लोन ले लेते हैं। जब हमें उम्मीद होती है कि कमाई या तो जारी रहेगी, यानी नौकरी चलती रहेगी, या जो भी जहां से हम कमा रहे हो वो कमाई मिलती रहेगी, या कमाई आगे जाकर और बढ़ेगी। और यही हाल है देश का। इसीलिए जो विकासशील देश कहलाते हैं हमारे जैसे, हम अभी इस बात पे दुविधा में लगे हैं। अमेरिका ने बीच में हमको विकसित देश डिक्लेयर कर दिया था, तो हम विकासशील और विकसित में, विकासशील देश ये घाटे की अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं, घाटे की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, तरक्की की रफ्तार बढ़ाते हैं और फिर अपने पुराने कर्ज उतारते रहते हैं, जैसे हम आप करते हैं। लेकिन अगर तरक्की पर सवाल हो, कमाई कम हो रही हो, तो ये गले का फंदा भी बन सकता है। और यही सबसे बड़ी मुसीबत है। जो हालत आप देखते हैं आजकल, ये लोन टैप वाली एक कहानी चल रही है कि साहब लोन ऐप से लोगों ने लोन ले लिया और उसके बाद फंसे हुए हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये रास्ता मुश्किल है तो फिर कमाई बढ़ाने के लिए सरकार आज की तारीख में कर क्या सकती है इस वक्त? क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ने में कोई कमी नहीं है। और जो सरकार की कमाई है पिछले साल की, यानी चालू साल की, जिसका हिसाब बजट के पहले रखा जाएगा, उसमें भारी गिरावट है। लगभग 7.25 लाख करोड़ की कमी आने वाली है प्रोजेक्शन से इनकम में। तो अब सरकार अगले साल के लिए करेगी क्या, सवाल यह है। बहुत लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस मुसीबत में सरकार हमको राहत दे सकती है, लेकिन राहत देना बड़ा मुश्किल हो। लेकिन यह भी तय है कि टैक्स बढ़ाने का रास्ता भी नहीं खुला है। हालांकि एक मांग हो रही है और बहुत जोर शोर से हो रही है कि जो बहुत मोटी कमाई वाले लोग हैं उनसे कुछ ज़्यादा टैक्स ले लेना चाहिए, बनता है। कोरोना पर जो खर्च हो रहा है उसके लिए कोविड सरचार्ज की बात भी हो रही है। सरचार्ज भी ये होता है, देखिए सरचार्ज और सेस में एक फ़र्क होता है। सेस होता है जब किसी चीज़ पे, जैसे एजुकेशन सेस लगता है इनकम टैक्स में, तो वो सब पर, जितने टैक्स पेयर हैं सब पर लगता है। सरचार्ज एक सीमा के नीचे नहीं लगता है। तो अभी कहा जा रहा है साहब जो लोग 10 लाख रुपए साल से ज़्यादा कमाते हैं उन पर कोविड सरचार्ज लगा दिया जाए, वन टाइम 4% का एक बार में ले लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग ये सलाह दे रहे हैं कि ये ठीक नहीं होगा। एक तो आजकल 10 लाख रुपए साल की कमाई को बड़ी भारी कमाई नहीं रह गई है, इस पे सवाल उठ सकता है। तो लोग कहेंगे 1 करोड़ कर दो, 2 करोड़ कर दो, लेकिन कहीं से ले लो। दूसरी सलाह आ रही है पश्चिमी खेमे की तरफ से, एक और सलाह आ रही है, लेकिन उससे पहले एक सलाह बहुत सारे विद्वानों की तरफ से आ रही है। वो कहते हैं कि अगर सरकार टैक्स फ्री बॉन्ड जारी कर दे, टैक्स फ्री बॉन्ड जारी करे और कोरोना से निपटने के लिए जो खर्चा हो रहा है कोरोना बॉन्ड इशू करे, और जिसमें पैसा लगाने वाले को टैक्स की छूट मिल जाए, तो बहुत सारे लोग अपना पैसा इसमें लगाने की सोचेंगे और ये बेहतर रहेगा। अब फिर ये कर्ज चुकाया कैसे जाएगा, ये सवाल आपको वहीं वापस ले जाता है। तो इसके लिए फिर अब मैं पश्चिमी खेमा उसको कहता हूं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक के जो फॉर्मूले कई वर्षों से चल रहे हैं उस पर अमल करने वाले अर्थशास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सरकार को तेजी से अपनी सरकारी कंपनियां बेचनी चाहिए, सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचनी चाहिए, उससे पैसा जुटाना चाहिए और वो पैसा इस समय वेलफेयर स्कीम्स में खर्च करना चाहिए, गरीबों के भले के लिए खर्च करना चाहिए, उनकी जेब में पैसा डाल देना चाहिए। ये नुस्खा काम आ भी सकता है। ग्रोथ अगर रफ्तार पकड़ लेगी एक बार, तो फिर कॉरपोरेट टैक्स की, जीएसटी की वसूली बढ़ेगी और उसके बाद ये हालत आ सकती है कि फिर इनकम टैक्स में राहत देने की भी सोची जा सके। और शेयर बाजार में जिस रफ्तार से पिछले साल भर में विदेशी पैसे की बारिश हुई है, उसमें यह भी कहा जाता रहा है या कहा जा सकता है कि जल्दी से जल्दी अच्छे दाम पर सौदे कर लेना समझदारी होगी। आमतौर पर होता है जब सरकार कंपनी बेचने निकलती है तो बाजार धराशायी हो चुका होता है और उसको अपनी कंपनी के अच्छे दाम नहीं मिलते हैं। इसी वक्त अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है बड़ी ऑक्सफैम, उसने लॉकडाउन के दौरान जो आर्थिक हालात रहे हैं उन पर एक रिपोर्ट जारी की है। नाम है इनइक्वालिटी वायरस। इनइक्वालिटी वायरस नाम से आप समझ रहे होंगे कोरोना वायरस से भारत में जो
विषमता फैली है, असमानता फैली है, उसका ब्यौरा दिया है। और उसने भी ये सलाह दी है, ये ऑक्सफैम की सलाह है कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई वाले लोगों पर एक बार 4% का कोविड टैक्स लगा दिया जाए। इससे सरकार को काफ़ी पैसा मिल जाएगा। लेकिन दूसरा मशवरा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसने ये भी बताया है कि कैसे अमीरों की संपत्ति बहुत बढ़ी है और कैसे गरीब बहुत गरीब हुए हैं। कि अगर सिर्फ 954 ऐसे लोग चुन लिए जाएं, 954 जो इस देश के सबसे अमीर लोग हैं, और इन सब लोगों पर वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए, सिर्फ 954 लोगों पर। आप राउंड फिगर करने के लिए कह सकते हैं ऊपर के 1000 लोगों पर, या संपत्ति की गणना करके जब सरकार नोटिफाई करे तो कुछ फॉर्मूला निकालेगी। तो सिर्फ 954 लोगों पर अगर वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए तो देश की जीडीपी में 1% की बढ़ोतरी हो सकती है। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। लेकिन इसके साथ एक और सवाल खड़ा होता है, और वो गंभीर सवाल है जिसका जवाब वित्त मंत्री को देना है, जिसका जवाब सरकार को देना है, और जिसका जवाब शायद हम सबको, पूरे समाज को भी देना है। वो सवाल ये है कि ऐसा करने के, यानी वेल्थ टैक्स जो वर्षों पहले खत्म किया गया उसको वापस लाने के नुकसान क्या हो सकते हैं। और कहीं हम वापस, यानी अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाना, वेल्थ टैक्स लाना, इस तरह के जो सुझाव आ रहे हैं, इनसे कहीं हम वापस उसी दिशा में तो नहीं चल पड़ेंगे जहां से निकले थे 1991 में, और जहां से उदारवाद के रास्ते पर हम 30 साल का सफर पूरा कर चुके हैं। सोचिए और अपने विचार टिप्पणियों में लिखिए।